ठीक है, बताइए। देखो, जो हमारा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो हमारा एक जैसे स्प्रिंग नहीं हमारा आगे पीछे करता है, खींचो तो तन जाता है, फिर वो छोड़ो तो पास में आता है, ठीक है। तो जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो भी एक स्प्रिंग की तरह होता है, खिंचाता है फिर पास में आता है, वो इक्विलिब्रियम के अराउंड अपना आगे पीछे करता रहता है, ऐसे स्ट्रेचिंग उसकी होती रहती है, ठीक है। तो जो इक्वेशन जो हम लोग देते हैं उसका वाइब्रेशन का, फ्रीक्वेंसी का, कि किस स्पीड से जा रहा है आ रहा है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर के बाई म्यू होता है। अब म्यू को हम लोग कहते हैं रिड्यूस मास, म्यू को क्या कहते हैं? रिड्यूस मास। वो क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या होता है? m1 m1 into m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो रिड्यूस मास जो होता है हमारा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एक ही एटम से बना हो, अगर एक ही एटम है तब तो m तुम्हारा सेम है, उसको डबल कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट एटम है, सपोज कि एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, तो उसमें हमें m1 m2 अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको रिड्यूस मास लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी को सेकंड -1 के यूनिट में ना रख करके हमें सेंटीमीटर इनवर्स के यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? C से डिवाइड करेंगे। ये जो इक्वेशन है ना पूरा इक्वेशन 2, उसको हम लोग C से, यहाँ पर देखो C से डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड -1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो जो हमारा ये इक्वेशन हुआ, अब उन्होंने ये हुक्स लॉ, एक हमारा हुक्स लॉ का नाम सुने हुए हो? हुक्स लॉ मैम। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब भी होता है तो हुक्स लॉ का इक्वेशन हमको याद आता है, ठीक है। हुक्स लॉ, हाँ हाँ, याद आया कुछ? तो हुक्स लॉ का जो इक्वेशन होता है वो हमारा जो कर्व होता है ना वो इस तरीके से होता है। हुक्स लॉ का जो कर्व होता है वो एक पैराबोला का होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इसमें हुक्स लॉ में उन्होंने क्या बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी किसी भी वाइब्रेशन की, जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, दैट इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ k एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो हुक्स लॉ ये इक्वेशन ध्यान रखना, ये Vx इक्वल टू हाफ k एक्स स्क्वायर, और दूसरा चीज की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Vx इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक है। आगे आते हैं। हाँ, आगे जो हम लोग का सॉल्यूशन इसका जो निकलता है श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उन्होंने क्या बताया कि ईवी एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल इज इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू। V यहाँ देखो V है और यहाँ क्या है? न्यू है, ठीक है। एच भी नहीं, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये जो V है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, स्मॉल अच्छा, E इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू, V इक्वल टू V 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो E V इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू। V हमारा जहाँ क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 एटसेट्रा ढेर सारी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n जो होता है वो उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती है, जब भी होता है वो n इक्वल टू 1 2 3 होता है। रोटेशनल क्वांटम नंबर में क्या होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है हमारी 1 2 3 होती है, कभी भी 0 नहीं होती है। लेकिन जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है हमारा वो v की वैल्यू 0 भी होती है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हमारा जो होता है वो v इक्वल टू 0 भी होता है। और जब v इक्वल टू 0 होता है तो ev इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हाफ एच न्यू। ev की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ एच म्यू। हाफ एच न्यू। और हाफ एच न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट। हाँ, तो व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी? हाँ हाँ, व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी जब पूछता है तो तुम इस इक्वेशन को लिखोगे ev इक्वल टू v प्लस हाफ एच न्यू
ठीक है। अरे दिखाई दे रहा है मैम, फिर हाँ से बोलिए। हैं? क्या हुआ? मैं वो जो बताई अभी कि 0 पॉइंट एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी। तो अगर कहीं आता है ना कि व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी, तो लिखोगे क्या तुम लोग? इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिव्स द क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल व्हिच इज गिवन बाय EV is equal to V plus half h nu where V is equal to 0 1 2 3। ठीक है, जहाँ V क्या है हमारा? V is the vibrational quantum number, वाइब्रेशनल nu is क्वांटम the नंबर। हाँ and nu is the vibrational frequency। अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हाँ न्यू ये जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये जो है क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, हाँ मैम। ठीक है ना। अच्छा। हाँ तो अगर V की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू 0 पुट करेंगे हाफ एच न्यू। हाँ तो जो हाफ एच न्यू होता है वही हमारा 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, हो गया अच्छा क्लियर? हाँ। हाँ तो उसके आगे देखो, द एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस। उसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर जो ये SHO क्या है मैम, जरा बता दीजिए। सिंपल द एनर्जी लेवल ऑफ द SHO। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अच्छा सिंपल हाँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये जो हम लोग लेकर के चले हैं ना यहाँ से, स्प्रिंग के जैसा जो है, हाँ सिंपल हाँ। हार्मोनिक ऑसिलेटर ऊपर में ही लिखा है। ठीक है, हाँ तो जब ये जो वाइब्रेशनल लेवल होता है एक के ऊपर एक होता है, V इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर के बहुत ऊपर तक जाता है। तो पहले शुरू में बताया गया कि वो जो लाइनिंग होती है एक लेवल से दूसरे लेवल की जो बीच की दूरी होती है वो एक, जैसे मान लो यहाँ लेवल है और दूसरा यहाँ लेवल है, तो इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो दिस इज इक्वल टू द उसके ऊपर का लेवल का V इक्वल टू 0 से 1 का बीच का जो डिस्टेंस है वही V इक्वल टू 1 से 2 का डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ तो अगर हमको एनर्जी को अगर ठीक सपोज है। हाँ ये वाली एनर्जी को अगर हमें क्या करना है, जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइड बाय HC। अगर इसको हमको जूल, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो हमारी जूल में आएगी। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा? HC से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर देखो EV बाई HC, GV इज इक्वल टू EV बाई HC। ठीक है, ठीक है। हाँ तो अगर HC से डिवाइड करते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर हमारा? V प्लस हाफ EV की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, V प्लस हाफ एच न्यू है ना यहाँ पे। एच कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? H कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा? न्यू बाई सी। क्या बच गया? न्यू बाई सी। और न्यू बाई सी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा ई। क्या कर रहे हैं? अच्छा, ओमेगा ई। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा ई क्या है? इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जीवी को कहते हैं हम लोग वाइब्रेशनल टर्म। जीवी जो यहाँ पर निकाले ना EV डिवाइडेड बाई HC, इसको कहते हैं वाइब्रेशनल टर्म। और सिलेक्शन रूल क्या होता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का? ये देखो, ये जरूरी है। डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। डेल्टा V क्या होना चाहिए? एक का डिफरेंस होना चाहिए। The selection rule for vibrational transition in the simple harmonic oscillator is delta V is equal to plus minus 1। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़े? हाँ मैम। हाँ और दूसरा हाँ हाँ बढ़िए बढ़िए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। और ये उसी तरह से थोड़े से बस चेंजिंग कर करके, जैसे हमने चेंज किया न्यू बार निकाला, तो अगर न्यू से न्यू जैसे न्यू V से V प्लस 1 के अगर लेवल में V हमारा नीचे है, ठीक है, V से V प्लस 1 के लेवल में अगर हमें जाना है तो क्या करना होगा? यहाँ पर V के जगह पर V प्लस 1 की एनर्जी जो है माइनस V की एनर्जी, V प्लस 1 की एनर्जी माइनस V की एनर्जी करेंगे तो वो हमारा ओमेगा ई के बराबर आएगा। यहाँ पर देखो V क्या है, यहाँ पर इस वाले एनर्जी में इस वाले की जगह पर
पहले V+1, V की जगह पर क्या पुट करेंगे, V+1। V+, हाँ, क्योंकि वो V+1 वाले स्टेट के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो वो हो जाएगी V+1 और नीचे उसके माइनस करेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकालना है हमको, चूंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस निकालना है कि V से V+1 जाने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए। तो E2 - E1 करते हैं ना हम लोग, किसी भी ऑर्बिटल से अगर एनर्जी हमें निकालना होता है, अगर एक से दूसरे लेवल में जाता है तो E2 - E1 करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर वैसे ही V+1 से हमको V में जाना है, तो इसको सारे लेस होकर के V+1 यहाँ से कैंसिल होकर के हाफ लेस हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल हमारा ओमेगा ई बच जाएगा, 1 × ओमेगा ई, तो हो जाएगा ओमेगा ई हमारा। ठीक है, तो वाइब्रेशनल लेवल में हमारी जो एनर्जी होती है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी कितनी होती है, किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी कितनी होती है, लोवेस्ट एनर्जी? ओमेगा ई मैम, नहीं, लोएस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी इज द 0 पॉइंट। अगर मॉलिक्यूल कुछ नहीं भी कर रहा है, अगर टेम्परेचर तुम्हारा 0 है, बिल्कुल फ्रीज अगर तुम्हारा टेम्परेचर है, एकदम बिल्कुल शांत मॉलिक्यूल है, तो भी उसकी एनर्जी जो कंटेंट है वो क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी उसके साथ मौजूद रहेगी। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी हमारी होगी यहाँ पर वो हाफ एच न्यू होगी, जो वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है वो हमारी हाफ एच न्यू सबसे नीचे की लेवल की एनर्जी होती है। ठीक है, अगर V = 0 भी है तो भी हमारी एनर्जी कितनी है, हाफ एच न्यू, है ना? ठीक है, हाँ। तो और दूसरा चीज, एक और चीज बताना था हमें, हाँ, आईआर रीजन को हम लोग एक फिंगरप्रिंट रीजन भी कहते हैं। आईआर जो स्पेक्ट्रा होती है या रीजन जिसको बोलते हैं, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, आईआर स्पेक्ट्रा का कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? हाँ, आईआर मैम बता रहे हैं कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है ये। यूवी के बाद आता है ना? हाँ? हमारा यूवी, मान लो यूवी विजिबल कहाँ से कहाँ तक, 200 से 800 तक का रहता है। ठीक है, 200 से 800 नैनोमीटर का जो रीजन होता है वो हमारा यूवी का होता है। उसके बाद का जो 800 के बाद का जो रीजन होता है वो हमारा आईआर का होता है। ठीक है, 800 से 3000 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है मैम इसका, इंफ्रारेड का, हाँ आईआर का। हाँ हाँ, माइक्रो बोल रहा था ना इसलिए, हाँ ठीक है, माइक्रोमीटर बोलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो आईआर रीजन, उसको हम लोग फिंगरप्रिंट रीजन भी कहते हैं। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दिखाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, पिछले वाले लेक्चर में बताया था हमने आईआर में, कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट याद है क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, हाँ, सुने हो? हाँ मैम। हाँ, तो चेंज, जब भी कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो उसके जो मेरा क्या है ना कि आवाज ही नहीं जा रहा। म्यू = E × D, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, म्यू = E × D डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, हाँ। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, वाइब्रेशन के दौरान उसको चेंज होना जरूरी है। अगर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारा आईआर इनएक्टिव होगा, आईआर एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हमारा होमोन्यूक्लियर जो होता है, होमोन्यूक्लियर का मतलब जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, जो कि एक ही एटम से बना हुआ है। हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ, तो जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2, O2, N2, ये सारे जो है वो हमारे परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उसमें, और वो जो होते हैं जो उसमें कोई भी चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो वो आईआर, जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं सारे आईआर इनएक्टिव होते हैं, वो आईआर रीजन में कोई स्पेक्ट्रा उसका नहीं आता, कोई पीक नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे हेटेरोन्यूक्लियर है, मैम H2N2 जो होता है इसमें जो इंफ्रारेड मतलब इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं हाँ, होता है। उसमें कोई पीक नहीं आएगी। H2, N2, O2 की जो है ना, ये सारे जो होमोन्यूक्लियर है, क्योंकि उसमें कोई चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी कोई पीक नहीं आएगी। है,
इसका डाइपोल मोमेंटम में चेंजिंग नहीं होता है। नहीं, क्योंकि वो सेम, उनके चार्ज सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो वो कोई भी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहता है। स्ट्रेस भी करता है तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ मैम, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए तो हाँ, होगा। तो उसमें जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो डाइपोल मोमेंट का चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। तो जो होमोन्यूक्लियर होते हैं, वो हमारे होमोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं। लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर जैसे कि सीओ है, एनओ है, सीएन है, एचसीएल है, ये सारे उनके पास चेंज इन डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो सारे आईआर एक्टिव होते हैं, उनकी पीक आती है आईआर रीजन में। ठीक है, ठीक है अनु, सो गई क्या? हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, मुझे लगा कि सो गई। जब मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ ना तो आप लोगों की आवाज मेरे को नहीं आ रही है, इसीलिए मैं अपने को म्यूट करके हाँ अनम्यूट नहीं ठीक है, चलो ठीक है, वो होता है कभी कभी, वीडियो ऑन करो तो और भी ज्यादा अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आईआर रीजन क्या क्या हमारा सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू +-1, और 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, हाफ एच न्यू। और जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। और हेटेरोन्यूक्लियर जो होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं, उनकी पीक पाई जाती है आईआर रीजन में, बिकॉज देयर इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं कि जो हेलो, हाँ मैम। हाँ हाँ, हाँ हाँ अभी बोलिए, अभी सुनाई दे तक रहा है अभी तक जो हम लोगों ने देखा ना, अभी तक जो देखा तो हम वो सब क्या था कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हुए हम लोग मान के चले थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है या पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करे। तो जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा तो जो हुक्स लॉ V इज इक्वल टू हाफ kx² था वो उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, मोर्स ने जो था, मोर्स ने एक नया इक्वेशन दिया, V R इज इक्वल टू DE 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस A R माइनस RE का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन याद करना पड़ेगा अनु। ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन को कहते हैं मोर्स इक्वेशन। जैसे हुक्स लॉ देखा था ना अभी, Vx इज इक्वल टू हाफ kx² था, उसी तरह इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, मोर्स ने दिया था, जहाँ की A इज ए कांस्टेंट है, इसमें A को कांस्टेंट बोलते हैं, एंड DE इज कॉल्ड द डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये हमारा मोर्स पोटेंशियल कर्व है, जो कि जैसे ये वाला जो कर्व था ना पैराबोला वाला, सीधे ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर से आया नीचे और आरी को टच करते हुए कहाँ गया, ऊपर को जाता है। ये हमारा हुक्स लॉ का था, हुक्स लॉ का था। लेकिन जो मोर्स पोटेंशियल होता है वो आपका ऊपर से आता है और फिर वो डिसोसिएशन एनर्जी के साथ वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो वाइब्रेशनल लेवल शुरू में क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर स्पेसिंग जो है, शुरू में बोला गया था कि ये भी इसके और इसके बीच की जो दूरी है वही इसके बीच की दूरी है, ऐसा नहीं होता है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये छोटा छोटा, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं कम होते जाता है। ठीक है, और एक पोजीशन ऐसा आता है जहाँ की मॉलिक्यूल बिल्कुल डिसोसिएट हो जाता है और वो कोई उसके बीच का डिस्टेंस मेजर हम लोग नहीं करते, मतलब उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाता दो एटम्स के बीच में। तो उसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। जितनी एनर्जी लगती है उस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट होने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, हेलो, हाँ मैम बोलिए। हाँ समझ में आया ना ये चीज? हाँ हाँ आवाज आ रहा है, अब दे रही है। नहीं, समझ में आया ना? हाँ मैम। हाँ हाँ समझ में भी आ रहा है। हाँ, तो हुक्स लॉ में क्या था और मोर्स पोटेंशियल कर्व में क्या था, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि सारे डिस्टेंस जो होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, लेकिन मोर्स पोटेंशियल ने बताया कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल नहीं होते हैं, बट दे गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अप एंड अप। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं उनकी जो बीच के लेवल होते हैं, उनकी डिस्टेंस जो गैपिंग होती है वो कम होती जाती है। और इसको हम लोग DE यहाँ से V0 यहाँ से 0 RE की मतलब जो मिनिमम एनर्जी है, इक्विलिब्रियम वाला जो हमारा रेडियस है यहाँ से लेकर के
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीई से। और डीओ एक लिखा है, डीओ यहाँ पर देखो, डीओ एनर्जी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी होगी आपकी, इसको हम लोग कहते हैं डीओ, इसको कहते हैं डीओ। तो डीई क्या हो गया हमारा, डीई इक्वल टू डीओ प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है डीओ में, ठीक है। डीई इज इक्वल टू डीओ प्लस हाफ एच न्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हाफ एच न्यू है। अगर v इक्वल टू 0 है तो भी उसकी एनर्जी कितनी है, हाफ एच न्यू, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो d इक्वल टू डी जीरो प्लस हाफ एच न्यू होता है। उसके बाद इस प्रोसेस को जो हम लोग ये मोर्स लॉ हो गया ना। हाँ, इसको मोर्स लॉ कहते हैं हम लोग, मोर्स पोटेंशियल का। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का तो वही होगा ना, मोर्स लॉ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, मॉलिक्यूल जो कुछ देर के बाद जैसे ऊपर चलते जाता है तो मॉलिक्यूल बिल्कुल डिसोसिएट हो जाता है फिर। तो डी जो है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी है, और डीओ जो है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम v इक्वल टू 0 टू द डिसोसिएशन, जहां मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है वहां तक की एनर्जी है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, तो उसके बाद जो हमने बताया ना कि हुक्स लॉ में था कि बिल्कुल बराबर बराबर होते रहते, बराबर डिस्टेंस होता है हर एक वाइब्रेशनल लेवल के बीच में, लेकिन मोर्स ने बताया कि बराबर एनर्जी नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो क्या होता है कि एनर्जी जो होती है बिल्कुल कम होती जाती है, उनके बीच की स्पेसिंग जो है वो बहुत कम होती जाती है। इस वाले ये जो होता है वो एन हार्मोनिसिटी के चलते होता है। एक टर्म आता है एन हार्मोनिसिटी, ठीक है। एन हार्मोनिसिटी, जैसे यहाँ पर जीबी इक्वल टू हमने निकाला था ना, ओमेगा ई एक्सी जो होता है, या आर ई बोल सकते हो, इसको कहते हैं एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। इस वाले इक्वेशन को ध्यान रखना, उसको बोलते हैं एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और एन हार्मोनिसिटी के चलते क्या होता है कि जो हमने सिलेक्शन रूल बताया था ना कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 बताया था ना। हाँ, तो जब एन हार्मोनिसिटी जब एनकाउंटर होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उस समय क्या होता है कि केवल डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं रहता है, डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 भी हो जाता है। यहाँ पर रूल का वायोलेशन, यहाँ पर रूल को तोड़ रहा है सब, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू अगर +2 होता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा 2 इक्वल टू अगर +3 होता है तो उसको कहते हैं सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। वैसे आगे बढ़ते जाएगा, अगर +4 है तो थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ एन ओवरटोन इज डिपेंडेंट ऑन द एन हार्मोनिसिटी ऑफ द वाइब्रेशन। कितनी ज्यादा इनवर्स उसमें एन हार्मोनिसिटी है, कितने ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है हुक्स लॉ का, ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी कि कम होगी। और इसकी इंटेंसिटी जो होती है बिल्कुल कम होती है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है डेल्टा वी इक्वल टू +1 वाली जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर सिलेक्शन रूल फॉलो करता है तो उस पीक की इंटेंसिटी जो होगी काफी हाई होगी, और ओवरटोन वाले फ्रीक्वेंसीज जो होंगे उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो काफी लो होती है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, तो इस वाले जो लेक्चर हमने भेजा था ना, इसको एक बार तुम लोग फिर से जा करके रीड करो पहले, इसको जो 4-5 पेज का है, तो इसको रीड करो। और दूसरे चीज की उसका लेक्चर एक जो हमने भेजा है उसको भी तुम लोग देख लो वीडियो पर, यूट्यूब पर, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है मैम। ठीक है ना। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हमको बताना, क्या अनु? हाँ समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, अनु को कुछ समझ ही में नहीं आएगा। मैम उस दिन वाला तो लेक्चर आवाज ही नहीं आ रही थी। उसका YouTube वाला वीडियो हम भेजे है ना तुम लोगों को, देखो अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसीलिए तुम सबका YouTube का एक लेक्चर बना के भी भेज दे रहे, PDF के साथ साथ लेक्चर बना रहे जानबूझ करके तुम लोग के लिए केवल, ठीक है ना। ठीक है। और फिर कल हाँ, इससे तो हम लोग मान लीजिए नेटवर्क आया लिख लिए, प्रज्ञा का नेटवर्क ही नहीं आया हो, चलिए। हाँ, तो वो YouTube पर करे, या नहीं तो फिर बात कर लेगी तो हम बता देंगे अगर जो दिक्कत आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली भी मैसेज करना उसके यहाँ वीडियो भी नहीं चल पा रहा है, बोल रही है। नेटवर्क नहीं होगा ना, कभी कभी हमारा भी हो जाता है, क्या किया जाए।
ठीक है, चलो फिर पढ़ लो तुम लोग इसको और वीडियो भी देख लेना। उसके बाद फिर कोई दिक्कत होती है तो बताना हमको, मैसेज करना। ठीक है ओके। ओके मैम।